आज हम आपके लिए विलयन का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आए हैं, जिसमें हम हिमांक में अवनमन के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। देखिए, आपको पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। पहला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन जो है, इसको अंग्रेजी में इसे अंग्रेजी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जो है इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो देखिए, जो तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें सबसे पहले जाती है हिमांक। हिमांक क्या होता है? हिमांक या फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये क्या होता है? देखिए, हिमांक क्या होता है? यह जो है, यह वह ताप होता है जिस पर किसी भी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान हो जाते हैं, अर्थात ठोस तथा द्रव अवस्थाएं जो है वह साम्य अवस्था में हो जाती हैं। कॉपी में नोट करेंगे, किसी भी पदार्थ का वह ताप, किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं, हिमांक कहलाता है। अर्थात ठोस तथा द्रव अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। अब देखिए, ये तो हिमांक की परिभाषा हो गई, पर हिमांक में अवनमन क्या होता है? अवनमन माने कमी, अवनमन माने कमी। देखिए, होता क्या है कि यदि अपना कोई शुद्ध विलायक है, यदि अपना शुद्ध विलायक है तो उसका हिमांक ज़्यादा होता है। जैसे यदि अपना जल है, जल क्या है? शुद्ध विलायक है, तो इसका हिमांक क्या होगा? अधिक होगा। शुद्ध विलायक जो है तो इसका हिमांक क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन वहीं पर हमने कोई विलयन लिया है, वहीं पर हमने कोई विलयन लिया है, अवाष्पशील विलयुक्त हमने विलयन लिया है, तो उसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली यही कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन कहलाती है। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि शुद्ध विलायक का जो है वाष्पदाब ज़्यादा होता है, लेकिन जो विलयन बनता है उसका जो वाष्पदाब है वो कम हो जाता है। तो वाष्पदाब जो है कम होने पर इसके हिमांक में भी, विलयन के हिमांक में भी कमी हो जाती है, और इसका शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होने पर इसका जो है तो हिमांक भी अधिक होता है। अब देखिए, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, लिखिए, यह देखा गया है कि शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है। यह देखा गया है या यह प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है, किंतु इस विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलय मिलाने पर बने विलयन का हिमांक कम हो जाता है। विलयन के हिमांक में होने वाली यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। पुनः सुनेंगे, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है, किंतु इस विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलय मिलाने पर बने विलयन का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है। अब देखिए, नीचे लिखेंगे, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F हो, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F हो तथा विलयन का हिमांक TF हो, तब हिमांक में अवनमन को, अब देखिए, तब हिमांक में अवनमन को कैसे ज्ञात करेंगे? मैं बता चुका हूं कि विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है, तब हिमांक में अवनमन को अतः डेल्टा टीएफ को
T0F माइनस TF, T0F माइनस TF द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F या T0F हो तथा विलयन का हिमांक TF हो, तब हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF, तब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF को T0F माइनस TF द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, एक तो ये बात हो गई। इस चीज़ को हम जो है तो ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, जब किसी भी पदार्थ के वाष्पदाब, जब किसी भी पदार्थ के वाष्पदाब तथा उसके ताप के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, ये जो है वाष्पदाब और ये ताप, एक्स अक्ष जो है ये वाष्पदाब को व्यक्त करती है, ये वाई अक्ष जो है ताप को व्यक्त करती हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो अपना शुद्ध विलायक होता है उसका जो वाष्पदाब है वो ज़्यादा होता है। यदि हम माने कि यहाँ पर अपना ये शुद्ध विलायक है, यहाँ पर क्या ये शुद्ध विलायक है, P0A है, तो इसका वाष्पदाब क्या होगा, ज़्यादा रहता है। ये जो वक्र है ये शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। वहीं पर हमको ये भी पता है कि हमारा जो विलयन होता है उसका वाष्पदाब कम होता है, PA। जो विलयन है, ये जो P0A है, ये व्यक्त करता है, या इसको यहाँ पर हम B मान लें, B, ये तो इसका वाष्पदाब हो गया P0A। B वक्र जो है ये शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। वहीं पर जो विलयन होता है इसका वाष्पदाब जो है ये कम होता है। ये विलयन है और इसका जो वाष्पदाब है ये A वक्र है जो विलयन के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। ये विलयन का वाष्पदाब है। अब देखिए, जब हम धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम किसी पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि जो अपना शुद्ध विलायक है, जो विलयन है, विलयन का चूँकि हिमांक कम होता है, अतः TF टेम्परेचर पर, जो TF टेम्परेचर है, TF टेम्परेचर पर जो विलयन होता है, इसका जो TF टेम्परेचर जो विलयन होता है ये D बिंदु पर, विलयन जो है तो TF टेम्परेचर पर बिंदु D पर इसकी जो ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब ये समान हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है ये हिमांक बिंदु होता है। D क्या है, ये हिमांक बिंदु है। किसका हिमांक बिंदु है, ये हिमांक बिंदु है विलयन का। तो ये D जो है ये विलयन का हिमांक बिंदु है। और ये A जो है, इसको हम ठोस लाइन से दिखा दें, A जो है तो A जो है ये विलयन के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया है जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक ज़्यादा होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो T0F टेम्परेचर पर, T0F टेम्परेचर पर जो शुद्ध विलायक होता है तो यह यहाँ पर C बिंदु यदि हम माने तो C बिंदु पर जो शुद्ध विलायक है इसका जो इसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं और ये हिमांक बिंदु होता है विलायक का। C जो है तो ये हिमांक बिंदु है विलायक का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि हम इसको ठोस रेखा से दिखा दें तो ये जो B वक्र है, जो B वक्र है ये जो है तो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। A वक्र जो है ये विलयन के वाष्पदाब को व्यक्त करता है। C जो है ये विलायक का हिमांक बिंदु है। D जो है ये विलयन का हिमांक बिंदु है। ये किसका हिमांक बिंदु है, ये हिमांक बिंदु है विलयन का। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब हम इसके शुद्ध विलायक
कि ताप में कमी करते हैं, तब ताप में कमी करने पर ये जो है तो इस डी बिंदु पर शुद्ध विलायक तथा विलयन, शुद्ध विलायक व विलयन दोनों के जो वाष्पदाब हैं ये इसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं। डी बिंदु पर विलायक तथा विलयन दोनों की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ठोस हुआ विलायक, यहाँ पर जो है तो हमको शुद्ध विलायक ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ के द्वारा भी जो है तो इसको हिमांक में अवनमन को समझ सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक अधिक है, जबकि जो विलयन है उसका हिमांक कम है। और यहाँ पर इसमें सी जो है ये हिमांक बिंदु विलायक का है, डी जो है ये विलयन का हिमांक बिंदु है, और यहाँ पर जो है ये हिमांक में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। जो डीसी वक्र है ये हिमांक में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो T0F में TF को घटाने पर हमें डेल्टा TF प्राप्त होता है। डेल्टा TF यही जो है क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। जब हम T0F माइनस TF करते हैं तब हमको मिलता है डेल्टा TF, और यही जो है तो हिमांक में अवनमन कहलाता है। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसे मिटाते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए इतनी बातों के बाद हमने आपको से मुख्य बात क्या बताई, तो हिमांक बताया। हिमांक किसी भी पदार्थ का वह ताप होता है जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्पदाब समान हो जाते हैं। दूसरा हमने बताया हिमांक में अवनमन क्या होता है। शुद्ध विलायक का हिमांक जो है ज़्यादा होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होता है, किंतु इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर बने विलयन का हिमांक कम हो जाता है। विलयन के हिमांक में होने वाली यह कमी हिमांक में अवनमन कहलाती है तथा इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे प्रयोगों द्वारा यह भी देखा गया है कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता की समानुपाती होता है। देखिए उतने के अलावा ये बात भी है जैसे उसमें था क्वथनांक में उन्नयन में, अर्थात डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। अतः डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m विलयन की मोललता है, जहाँ स्मॉल m क्या है, विलयन की मोललता है। अब देखिए इसके बाद यदि यहाँ पर या डेल्टा TF इक्वल टू KFM, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, जहाँ KF एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। इतनी बात और करेंगे कि डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m या डेल्टा TF इक्वल टू KFM, ये मुख्य बात है। अब इस आधार पर यदि हमें परिभाषा देनी है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की, तो कैसे देते हैं, नीचे लिखेंगे मोलल हिमांक
अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। देखिए, हमने आपको बताया कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू KFM होता है, लिखेंगे चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर होता है KFM के। अब यदि स्मॉल m बराबर 1 हो तब डेल्टा टी एफ बराबर KF, अर्थात जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता इकाई ली गई हो। इसे लिखते हैं। अतः परिभाषा लिख रहे हैं, अतः मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है, उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता इकाई ली गई हो। जब विलयन की मोललता इकाई ली गई हो, एक बार सुनेंगे। अतः मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक KF, अतः मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता इकाई ली गई हो। ठीक है, इसे नोट करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं देखिए, जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन को भी ऊष्मागतिक संबंधों के आधार पर ऊष्मागतिक संबंधों के आधार पर निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं हिमांक के अवनमन को ऊष्मागतिक संबंधों के आधार पर? इसके लिए सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर उसी प्रकार से MAR के बाद T0F का स्क्वायर अपॉन T0F या T0F। इसके बाद नीचे 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन या गलन। अब देखिए यहाँ कौन सी चीज़ें क्या हैं, जहाँ Ma शुद्ध विलायक का द्रव्यमान, जहाँ Ma शुद्ध विलायक का द्रव्यमान, R क्या है, R गैस स्थिरांक, T0F को आप जानते हैं हिमांक में अवनमन शुद्ध विलायक का हिमांक, T0F शुद्ध विलायक का हिमांक व डेल्टा H फ्यूजन, ये है गलन की मोलर एंथैल्पी। तो इस प्रकार से इतनी बातें हुई, तो इस सूत्र के आधार पर भी हम डेल्टा TF को ज्ञात कर सकते हैं। MAR T0F या T0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। अब देखते हैं इसके बाद जो है, तो हम देखते हैं डेल्टा TF की यूनिट के बारे में। डेल्टा TF की इकाई देखिए,
डेल्टा टीएफ की जो इकाई है, चूंकि ये भी एक टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो इसकी भी इकाई वही होती है, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं हिमांक में, हेडिंग डालेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन के आधार पर विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। देखिए कैसे करते हैं इसको, इसे हम करते हैं हिमांक में अवनमन से ही। लिखते हैं हिमांक में अवनमन के सूत्र से। क्या सूत्र हमने बताया था? हमने बताया था डेल्टा टीएफ बराबर होता है KFM के। तब डेल्टा टीएफ बराबर KF, अब चूंकि यहाँ पर चूंकि स्मॉल m बराबर हमने आपको बताया है कि क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA होता है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू को रख देंगे, m का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, m का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर जब हम रखेंगे तब डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। चूँकि अपने को MB चाहिए, MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। देखिए इस सूत्र के द्वारा नीचे लिखेंगे KF WB डेल्टा TF व WA का मान ज्ञात होने पर उपरोक्त सूत्र द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान MB की गणना की जा सकती है। तो ये मान ज्ञात हैं, तो इनके द्वारा हम विलेय के अणुभार MB की गणना कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। इसके बाद देखिए अगली चीज़, इसके बाद नोट कर लें कॉपी में इसको। इसके बाद अगली चीज़ है हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग। हेडिंग डालेंगे हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग। देखिए इसका पहला अनुप्रयोग होता है ठंडे प्रदेशों में सड़कों में बर्फ़ जम जाती है, तो जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए जो है, सड़कों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए उसमें नमक का छिड़काव कर दिया जाता है। जब नमक का छिड़काव करते हैं तब वहाँ पर हिमांक में अवनमन हो जाता है और जो बर्फ़ है वो जल में बदल जाती है। तो इस प्रकार से बर्फ़ को हटाने के लिए, सड़कों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए उसके हिमांक में नमक छिड़क करके और उसके हिमांक में अवनमन किया जाता है। तो ये पहला अनुप्रयोग है कि सड़कों पर, जो ठंडे प्रदेशों में सड़कों पर जमी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है। दूसरा है, देखिए जो वाहन होते हैं, कार वगैरह, उसमें रेडिएटर होता है। रेडिएटर में जल भरा जाता है जो प्रशीतक का काम करता है। रेडिएटर में भरा हुआ जल प्रशीतक का काम करता है, इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में वो जम जाता है। उसे जमने से रोकने के लिए
उसे जमने से रोकने के लिए अर्थात उसके हिमांक में कमी करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। उसे जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर एंटीफ्रीज का काम करता है। ये एंटीफ्रीज का काम करता है, ठीक है। तो कार के रेडिएटर में भरे हुए जल को जमने से रोकने के लिए उसमें एंटीफ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है। तो ये दूसरा प्रयोग है। इसमें एंटीफ्रीज क्या होता है? एंटीफ्रीज, ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें विलायक में मिला करके उसके हिमांक में कमी की जाती है एंटीफ्रीज कहलाते हैं। एंटीफ्रीज की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिन्हें शुद्ध विलायक में मिला करके उसके हिमांक में कमी की जाती है एंटीफ्रीज कहलाते हैं। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल एक अच्छा एंटीफ्रीज होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको हिमांक में अवनमन के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।